हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। यानी कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, किन किन स्रोतों से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जीवन में हम कोई भी काम करें, अपनी डेली लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, खड़े होना, चलना फिरना, दौड़ना, बोझ उठाना या कोई भी और कार्य करना। सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमारे जो कारखाने होते हैं या औद्योगिक संस्थान होते हैं, वहाँ पर भी जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों को भी चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मान लीजिए हम खाना नहीं खाएंगे कुछ दिनों तक, तो हम बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अंदर काम करने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, खाने को खाते हैं, तो हमारे अंदर का जो ऊर्जा स्तर है वो बढ़ने लगता है और हम काम को करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मशीनें होती हैं, मशीनों को चलने के लिए भी किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम तेल, पेट्रोल, डीजल आदि के द्वारा पूरा करते हैं। जैसे हमारी कार है, हमारा स्कूटर है, इनको चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सभी जो सजीव होते हैं उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सजीवों की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? भोजन। तो सभी जंतु जो हैं वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, चाहे वो पूर्ण रूप से हों चाहे वो आंशिक रूप से हों। उनको अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ता है। पेड़ पौधे जो हैं भोजन को बनाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? सूर्य की ऊर्जा की लेते हैं, सौर ऊर्जा की, जिसको हम सौर ऊर्जा बोलते हैं, सूर्य की ऊर्जा को। तो इसलिए पूरा अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो वो ये है कि हमारी जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उससे हमें और भी ऊर्जाएं मिलती हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। तो सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा भी मिली, ऊष्मीय ऊर्जा मिली, और सभी कार्यों को करने के लिए कहीं न कहीं जो है वो सूर्य की ऊर्जा जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही आपको पता है वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की जो ठंडी वायु होती है उसका स्थान लेने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे वायु का प्रवाह बनता है और आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर घटती हैं। ऐसे ही आपको पता है कि समुद्र, झीलों और नदियों या तालाबों का जो जल होता है वो सूर्य की ऊष्मा के कारण ही वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है, जिसके कारण बादल बनते हैं और वो फिर बादल जो होते हैं धीरे धीरे वर्षा के रूप में या हिमपात के रूप में धरती पर वो जो जल है वो वापस आ जाता है, जो कि वाष्प होकर बादलों के रूप में ऊपर गया था, बादल जिसकी वजह से बने थे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जल, हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं, इसलिए हमें भोजन से प्राप्त होने वाली जो मुख्य ऊर्जा है उसका स्रोत वास्तव में क्या है? ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा ही है, क्योंकि सूर्य से ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधों के ऊपर हम निर्भर हैं। इसलिए मेन जो है वो ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य ही है। ऐसे ही लकड़ी और गोबर के बने जो उपले होते हैं उनमें भी सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही संचित होती है, यानी कि इकट्ठी होती है। संचित होना यानी कि इकट्ठा होना। अतः ये सभी जो ऊर्जाएं होती हैं, ये जो स्रोत होते हैं, इनको जलाने पर जो संचित ऊर्जा होती है यानी कि इकट्ठी हुई जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में मुक्त होती है? प्रकाश और ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। तो ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सीमित ऊर्जा के स्रोत और असीमित ऊर्जा के स्रोत। देखिए, कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जो केवल सीमित मात्रा में ही हैं, वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, और कुछ जो स्रोत होते हैं वो असीमित मात्रा में होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो सीमित स्रोत कौन से हैं? देखिए, ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सीमित स्रोत जिसको हम अनवीकरणीय भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा असीमित जो ऊर्जा के स्रोत हैं जिसको हम नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं जो सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी बोलते हैं, और जो हमारे
असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में जो है ये हमारा चैप्टर है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। उसमें हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वैकल्पिक स्रोत भी और पारंपरिक स्रोत भी। तो पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल आदि। ये सारे किस में आते हैं? हमारे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में, जो कि सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये जो है जैव ऊर्जा, जल शक्ति, वन जैव मात्रा ऊर्जा, पृथ्वी, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये जो सारे ऊर्जा के स्रोत हैं ये हमारे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, जो कि असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है जिसमें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि अनवीनीकरण स्रोत का जो मुख्य रूप से उसमें से कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं। कार्बन के ऑक्साइडों का उत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है? वायु हमारी प्रदूषित होती है। लेकिन जो नवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि जो असीमित स्रोत हैं ऊर्जा के, वहाँ से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो बहुत ही साफ़ मिलती है, स्वच्छ मिलती है, जिससे कि वायु प्रदूषण नहीं होता। उसके बाद है हमारे सीमित, जिनको हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, जो हमारे पेट्रोल, कोयला आदि हैं। तो आपको पता है पत्थर का कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल हो गया, जो पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारे मैंने आपको बताए थे लास्ट चैप्टर में भी, इससे पहले जो चैप्टर कराया था। तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके निर्माण में बहुत ही करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये दोबारा प्राप्त ना होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए हम इनको ऊर्जा के सीमित स्रोत कहते हैं। तो पेड़ पौधे जब पृथ्वी के अंदर गहराई में दब गए थे, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये किस में बदल गए? कोयले में बदल गए। और ऐसे ही जीव जंतु जो थे, जब वो नीचे दब गए, भूमि और जल के नीचे काफ़ी लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रहे, तो उनके कारण क्या बना? पेट्रोलियम बना। तो पेट्रोलियम के जो अधिकांश भंडार हैं वो थल में भी हैं और समुद्र की तली में भी हैं। कहाँ पर है? कई हज़ार मीटर की गहराई में, जल में भी और थल में भी वो कई हज़ार मीटर गहराई में पाए जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है? इन भंडारों से पेट्रोलियम निकालने के लिए कुएँ बनाए जाते हैं। कुएँ बनाने के बाद वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। और पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत ही हाइड्रोकार्बन का, सैकड़ों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का मिश्रण होता है, वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो पेट्रोलियम को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं? फिर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि वहाँ से प्राप्त करते हैं। जो हमें पेट्रोलियम मिलता है, फिर वहाँ से आसवन विधि द्वारा ये चीज़ें जो है निकाली जाती हैं। कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं इनको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन किसके लिए प्रयोग होता है? आपको पता है? जो मृत वृक्ष या जंतु होते हैं उनको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो लगभग जो 80% जो हमारा ईंधन की पूर्ति है, 80% जो ईंधन की पूर्ति है वो कौन करते हैं? हमारी जीवाश्म ईंधन ही करते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी मांग भी जो है तेज़ी से बढ़ती जा रही है। किस किस की? कोयले की और पेट्रोलियम की। तो ये जो है ये सीमित मात्रा में है। तो ईंधन के इन स्रोतों के समाप्त हो जाने पर हम दोबारा इनको प्राप्त नहीं कर सकते, इनको प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात ये जो सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं इनके लगातार प्रयोग से क्या हो जाएगा? ऊर्जा संकट की एक बहुत ही कठिन स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ जीवाश्म के बारे में बताया गया है कि जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म शब्द का जो प्रयोग है वो मृत, जो मरे हुए वृक्ष और जंतुओं की संरचनाओं के लिए कहता है, जिनको जो प्रकृति के ने पृथ्वी की सतह के नीचे हज़ारों वर्ष तक सुरक्षित रखा, यानी कि वो पृथ्वी के नीचे बहुत वर्षों तक दबे रहे, जिनके फलस्वरूप जो है इनका निर्माण हुआ कोयले और पेट्रोलियम का। ऐसे ही इसमें इन्होंने एक बताया कि जैसे 6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो डायनासोर थे उनकी जानकारी भी किससे प्राप्त होती है? इन जीवाश्मों से ही प्राप्त हुई है कि तब जो है वहाँ पर डायनासोर थे 6000 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद है हमारे असीमित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। असीमित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे हमारी सौर ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा होगी, वायु ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा का एक अत्यंत और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हमारा सूर्य है।
तो पृथ्वी का कोई ना कोई भाग ऐसा हमेशा ज़रूर होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो वर्ष के सभी दिन 24 घंटे पृथ्वी का कोई ना कोई भाग जो है सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश जो है प्रदान प्राप्त करता रहता है। किसी न किसी भाग पर उसकी रोशनी और उसकी जो ऊष्मा है वो जाती रहती है। तो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा, बायोगैस आदि ये सारी जो ऊर्जाएं हैं ये दोबारा प्राप्त हो सकती हैं। तो ये दोबारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं। तो वायु ऊर्जा का प्रयोग पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है। वायु ऊर्जा द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पवन चक्की को चलाकर वहाँ से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जल ऊर्जा का उपयोग भी हम जल विद्युत संयंत्र में यूज़ करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े डैम्स में क्या किया जाता है, जल को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है टरबाइंस के ऊपर, फिर टरबाइंस चलती हैं जिससे क्या होता है वो जो जल ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसे ही बायोगैस का उपयोग जो है भोजन पकाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ये सभी जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये कौन से हैं, असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। परंतु जनसंख्या की तेज़ी से वृद्धि और जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले जो संसाधन हैं उनकी जो है निरंतर वृद्धि के कारण ऊर्जा की खपत जो है वो बहुत बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो जीवाश्म ईंधन हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम, तो इनकी जो खपत है वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके भंडार जो हैं वो सीमित हैं। तो इनके समाप्त होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।